नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम क्या है? इसमें कितने परसेंट आपको जीएसटी पे करना पड़ता है? कितने व्यापारियों को इसका लाभ हो सकता है? कौन-कौन से व्यापारी इसका लाभ ले सकते हैं? इसमें कब-कब आपको जीएसटी की रिटर्नें भरनी पड़ती हैं? किस प्रकार की इसकी पेमेंट की जाती है? कौन-सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? जीएसटी के पोर्टल पे कहाँ जाकर आपको ऑप्ट इन करना पड़ता है कंपोजिशन में? या कहें अगर कोई ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में है, क्या वो ऑप्ट आउट यानी इससे बाहर आ सकता है? अगर आ सकता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? तो इस वीडियो में हम पूर्ण तरीके से पूरी डिटेल से हर एक पहलू को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रश्न है, जो आप जानना चाहते हैं, इस पूरी वीडियो में ज़रूर उसका उत्तर दिया जाए। तो एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहें हमारी वीडियोज़ और चैनल को। धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं। आपको जब आप अपना जीएसटी का पोर्टल आईडी खोलते हैं यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद, तो आपके पास एक टैब होती है सर्विसेज। तो आप जैसे स्लाइड नंबर 2 में देख रहे हैं, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम का लिंक बना हुआ, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। ये कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए प्रति वर्ष वैसे 31 मार्च से पहले आपको ये अप्लाई करना होता है। तो डिटेल में बातचीत करते हैं पहले कि कौन-कौन से वो व्यक्ति हैं कि जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, सरकार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसमें आएंगे, सबसे पहले तो उनकी टर्नओवर देखी जाएगी। तो सरकार चाहती है कि व्यक्ति चाहता है कि कम झंझट हो, कम रिटर्नें भरनी पड़े, मिनट बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब दे दें सरकार को और सरकार हमें ज़्यादा पूछे भी ना। तो सरकार ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, देश में जितने भी व्यापारी हैं उनकी सेल की लिमिट फिक्स करते हैं कि उससे नीचे नीचे वाले लोग कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। तो उन्होंने पहले फाइनल करा कि 1.5 करोड़ की जो सालाना सेल है, अगर किसी व्यक्ति की पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ तक की सेल है, तो वह व्यक्ति अपने आप को सोच सकता है कि वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। इसी के साथ हमारे कुछ राज्य जो भारत के हैं, जैसे उत्तराखंड और 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिनमें 75 लाख की लिमिट रखी गई है 1.5 करोड़ की जगह, क्योंकि उनमें उतनी सेल नहीं हो पाती। तो वहाँ पे 75 लाख की लिमिट है। ये तो हो गया जो व्यक्ति गुड्स बेचता है, उसके लिए 1.5 करोड़ और 75 लाख उत्तराखंड और 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। जो व्यक्ति सर्विसेज देते हैं उनके लिए यह लिमिट कम रखी गई है, 50 लाख रुपए की रखी गई है कि अगर उनके पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 50 लाख है तो उससे उससे नीचे है तो वह कंपोजिशन स्कीम के लिए बारे में सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति को बहुत लंबी चौड़ी हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता है, हर महीने रिटर्न नहीं भरनी पड़ती, तिमाही पर एक रिटर्न जाती है जिसमें हिसाब दिया जाता है कि मेरी इतनी सेल है और उस पर इतना जीएसटी बनता है या इतना मैंने आरसीएम जमा करवाना है, तो मैंने ये जमा करवा दिया, बस हिसाब पेमेंट हो गई। हर तिमाही के ख़त्म होने के बाद उसके अगले महीने की 18 तारीख तक ये CMP 08 नामक रिटर्न भरी जाती है और 1 साल वर्ष पूरा होने के बाद एनुअल रिटर्न जाती है जिसे GSTR 04 कहा जाता है। तो ये स्कीम बहुत ही छोटा कार्य के हिसाब से बनाएगी कि जल्दी जल्दी हिसाब किताब हो जाए। इसमें क्या है, व्यक्ति जो है जो ये स्कीम में ऑप्ट करेगा वो टैक्सेबल इनवॉइस किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता और ना ही किसी व्यक्ति से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। तीसरी बात, उसे ना ही किसी आईटीसी का क्लेम मिलेगा। अगर उसने कोई माल खरीदा या सर्विसेज ली, उस पर उसे अगर आईटीसी मिल रहा है तो वो मिलेगा नहीं, चाहे उसने पे कर दिया है। तो ये इस स्कीम की पहली कैटेगरी है। पहला पड़ाव पूरा होने के बाद व्यक्ति सोचेगा चलो अब मैं अगले पड़ाव पे चलता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ। तो उन्होंने ये देखा कि हाँ, कौन से व्यक्ति, सरकार कहते हैं कि इसमें ठीक है हमने 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख की बात कर दी, इसमें कौन से जो टैक्स पेयर हैं वो शामिल होंगे। तो वो कहते हैं कि सभी हो जाएंगे। इसमें कौन नहीं शामिल होगा कि जी जो बंदा कैजुअल टैक्स पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमने अलग वीडियोस में बता रखा है। मान लीजिए किसी ने कि थोड़ी देर के लिए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो उसको कैजुअल CTP कहते हैं, तो वो व्यक्ति ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, उसे नॉर्मल ही जाना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए दिवाली की पटाखों की लगी है
बिजनेस करने के लिए उसकी दुकान उसने चलाई है, तो वो टेम्परेरी है, तो यानी एक सीज़न होता है, तो उसने इसका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन ली है। दूसरा है कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो यहाँ पे ओकेजनली आता सप्लाई करता है, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस नहीं है, तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। तो सरकार ने कहा कि ये व्यक्ति तो हमारे पास है ही नहीं जल्दी। तीसरा है जो व्यक्ति हर एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स या सर्विसेज या बोथ की सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट जिसे कहते हैं। तो यानी कैजुअल यानी कि जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है वो विद इन स्टेट अगर सप्लाई करता है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज और बोथ, वह ले सकता है। अगर किसी को इंटर स्टेट करनी है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। चौथी बात है, कोई अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचता है जिसमें टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, तो वह व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। पांचवा है कि अगर कोई व्यक्ति ई कॉमर्स साइट पे जाके अपना गुड्स बेच रहा है, ठीक है, तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसको टैक्स इनवाइसेस वगैरह इशू करने पड़ते हैं। तो सरकार ने कह दिया कि उसमें अलग तामझाम होता है, तो इसको भी कंपोजिशन में नहीं लाएंगे, ठीक है। या कोई व्यक्ति जो नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 में बता रखे हैं, तो उनको भी ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो सरकार ने कह दिया कि इन लोगों को तो सोचना ही नहीं है कि वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अगली बात करते हैं कि जब भी आप कभी प्रोसीजर क्या है कंपोजिशन स्कीम में आने का। तो कंपोजिशन स्कीम किसे दी गई है? एक मैन्युफैक्चरर को, कोई रेस्टोरेंट वाला जो सर्विसेज दे रहा है, या स्मॉल ट्रेडर। रेस्टोरेंट वाला कौन है? जो फूड या उससे रिलेटेड ड्रिंक्स की सर्विस कर रहा है। अल्कोहल अगर वो कर रहा है तो वो कंपोजिशन में नहीं आ सकता। अगर वह फूड की, खाने की या कोई ड्रिंक्स की सर्विसेज दे रहा है कि उसके होटल में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में कोई व्यक्ति आते हैं, वो वहाँ पे आके खाना खाते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं अदर देन अल्कोहल, तो वो जब बिलिंग करेगा, अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो ले सकता है, बशर्ते उसकी सेल कितनी हो? 1.5 करोड़ से कम हो, ठीक है जी। और ये चीज़ें देखी जाएंगी तो जाके उसे ये कंपोजिशन स्कीम में फॉल करने को दिया जाएगा। उससे अगली बात है कि अब बात करते हैं कि शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6B, यानी कि अगर सप्लाई ऑफ फूड या कोई ड्रिंक, यानी कि अकेली ड्रिंक से दे रहा है, तब भी उस पर ये प्रोविज़न आएगी कि वो भी कंपोजिशन स्कीम में फॉल कर सकता है, उसे भी कम रेट से जीएसटी वो पे कर सकता है। ये कैश, जैसे कैश, जहाँ पे कैश का काम ज़्यादा होता है, खाने का, जैसे आप पूड़ियाँ खाने चले जाते हैं या कोई ऐसा वेजिटेबल्स, यानी कि कोई सुबह खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो सारे बिजनेसेस में तो वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि आप एलिजिबल रेस्टोरेंट हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में आके 5% जीएसटी दे दो, ख़त्म करो काम, ठीक है जी। तो इसमें लीकर नहीं इंक्लूड की गई है। तो इसमें ये देखिए, हमने सारा स्लाइड में बताया है कि हर एक कंपोजिशन टैक्स पेयर को हर तिमाही के बाद, हर क्वार्टर के बाद एक CMP 08 की रिटर्न फाइल करनी है, जिसमें वो बताएगा कि मेरी टैक्सेबल सप्लाई इतनी है, उस पर इतना IGST, CGST, SGST बनता है। इसी प्रकार मैंने RCM में रिवर्स चार्ज में इतनी सप्लाई सर्विसेज गुड्स ली है जिस पे RCM पे करना है मुझे, तो उस पर ये IGST, CGST, SGST बनता है, और वो उसे हर तिमाही के अंत के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक पे करना है। तो ये होगी हर तिमाही के बाद एक रिटर्न है छोटी सी, और उसके अलावा हर एक साल, वर्ष, वित्तीय वर्ष के संपूर्ण होने पे, कंप्लीट होने के बाद GSTR 04 है जो उसे फाइल करनी है 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक उसे अपने पिछले साल का पूरा हिसाब किताब इकट्ठा करके दे देना है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है कि अगर कोई कंपोजिशन स्कीम ले लेता है तो उसमें क्या क्या होगा कि वह व्यक्ति अगर कोई चीज़ खरीदता है, सर्विसेज खरीदता है, तो उस पर अगर वह GST पे कर रहा है, अगर तो वो रेगुलर स्कीम में होता तो उसका ITC क्लेम कर लेता, तो पर यहाँ पे उसको ITC नहीं मिलेगा क्योंकि वो आगे जो GST पे कर रहा है वो 1 या 5% कम प्रतिशत से कर रहा है, लो प्रतिशत से कर रहा है, तो सरकार कह रही है आपको ITC नहीं मिलेगा।
तो ये हो गया। और दूसरा है कि जो ये व्यक्ति स्कीम लेगा वो इंटर स्टेट यानी दूसरे राज्यों में माल बेचना चाहता है, तो उसे कंपोजिशन स्कीम में नंबर लेके वो माल नहीं बेच सकता, उसे रेगुलर नंबर ही लेना पड़ेगा। और इसमें तीसरी बात यह है कि व्यक्ति को अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा, ना कि वो किसी भी व्यक्ति से जिसे वो अपने गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है उससे जीएसटी बिल में नहीं ले सकता। वह स्पष्ट तौर पे लिखा गया कि उसे वहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई देनी होगी, ना कि टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई में भी जो आगे जाके हम बताएंगे क्या कुछ लिखना होता है, तो वो भी लिखा गया है। अगला है मेथड टू कैलकुलेट एग्रीगेट। ये जो डेढ़ करोड़ की बात है, जब 75 लाख की बात है या 50 लाख की बात है, उसमें किस तरह की सेल को इंक्लूड किया गया है। तो एक व्यक्ति के पास जितने भी मान लीजिए जीएसटी नंबर है, उसके पैन पे, ये पूरे पैन के बेस पे सेल टर्नओवर की कैलकुलेशन होगी। मान लीजिए उस व्यक्ति के पास पंजाब में अलग जीएसटी नंबर है, हरियाणा में अलग, दिल्ली में अलग, तो ये तीनों स्टेट्स में जीएसटी नंबर पे जितनी भी सेल हो रही है उन सब का जोड़ लगा के 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख की लिमिट को चेक किया जाएगा। इसमें हर प्रकार की टैक्सेबल सप्लाईज को शामिल किया जाएगा, चाहे वो कोई एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहा है उसे भी लिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर रहा है उसे भी लिया जाएगा, इंटरस्टेट कर रहा है उसे भी लिया जाएगा। तो ये तो साफ ही, अगर इंटरस्टेट कर रहा है कंपोजिशन में आ ही नहीं सकता, एक्सपोर्ट कर रहा है कंपोजिशन में आ ही नहीं सकता, एग्जम्प्ट कर रहा है आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ सिंपल क्या हुई, टैक्सेबल सप्लाईज जो उसी स्टेट की है, अगर वो है, अगर बाकी तीनों में से कोई एक है तो कंपोजिशन में आ ही नहीं सकता। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हैं, एग्जम्प्ट भी करते हैं, तो वो तो कंपोजिशन में आ ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो उनको तो टैक्सेबल सप्लाईज है, एग्जम्प्ट है तो अलग। हाँ, उसको अगर वो अलग अलग बिजनेस दिखाएं, अलग अलग जीएसटी नंबर ले तो कोई बात हो सकती है, पर लिमिट लेने के लिए एक ही लिमिट 1.5 करोड़ के लिए वो दोनों सेल को जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, पर इसमें क्या चीज़ नहीं ऐड की जाएगी, जो भी सप्लाईज उसे रिसीव हुई हैं आरसीएम के अंडर, जो उसे जीएसटी पे करना है उसकी वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। और कोई अगर टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर जीएसटी लॉ है वो पे करना है, वो नहीं लिया जाएगा। कोई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है प्रोवाइडेड, चाहे उसे डिपॉजिट या लोन से एडवांस के तौर पे आए हैं, तो वो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी, ताकि जो इंटरेस्ट आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, उसको भी सेल का पार्ट मान लिया जाता है, वो वाला पार्ट को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अब जो है ये बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस पर जीएसटी लगेगा कितना, अगर किसी ने ये सारे पड़ाव पार करके कंपोजिशन स्कीम में कोई व्यक्ति आ गया। तो अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन के लिए लिमिट, उसकी सेल भी कम है 1.5 करोड़ से, उसकी टैक्सेबल सप्लाईज ही है, वो लोकल ही माल बेच रहा है यानी इंट्रा स्टेट ही है, तो ऐसी सारी कंडीशंस होने के बाद अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसे 1% टैक्स देना होगा, CGST 0.5 और SGST या UTGST 0.5। इसी तरह से अगर कोई वो सर्विसेज प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे 6% देना है। परंतु अगर वह रेस्टोरेंट है, खाना या ड्रिंक्स की सब सर्विसेज करता है, तो उसे 5% जीएसटी देना है। उसकी ये पर्सन कौन होगा, जो शेड्यूल 2 के पैरा 6 क्लॉज बी में उसकी अगर वो आइटम लिखी हुई है सर्विसेज, फूड और ड्रिंक्स, तो जो हमने आगे पहले भी किसी पिछले पीपीटी में दिखाई थी, तो अगर वो उसके बिजनेस की आइटम ये शेड्यूल 2 के पैरा 6 की क्लॉज बी की है, तो उसको 5% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा फोर्थ, जो किसी भी प्रकार के सप्लायर हैं, ट्रेडर हैं, एजेंट हैं, उन्हें 1% जीएसटी देना होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह के कंपोजिशन वाले जो व्यक्ति बिजनेस करेंगे उनको इनपुट नहीं मिलेगा। अगली बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। जो वो इनवॉइस बनाएगा, बहुत लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि जो बिल ऑफ सप्लाई का इनवॉइस होगा वो किस प्रकार होगा। उस बिल ऑफ सप्लाई पर जो माल खरीद रहा है बायर, उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस सब लिखा जाएगा, परंतु उस बिल में ना ही CGST की अमाउंट ना SGST की अमाउंट लिखी जाएगी। उस पर स्पेशली तौर पर लिखा जाएगा, रूल 5 कहता है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज।
कि जो सेलर है वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, वो एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए सप्लाईज पे। हाँ, अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये लिख दें कि नो आईटीसी अवेलेबल, ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आप लिख सकते हैं कि भाई आप ये जो परचेज़ हमसे कर रहे हो इसके अगेंस्ट, परचेज़ के अगेंस्ट आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं, हमने उस स्कीम में फॉल करते हैं। तो ये लिखना ज़रूरी ही है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने स्कीम में पार्टिसिपेट कर लिया, कंपोजिशन स्कीम में वो बिज़नेस कर रहा है, तो उसके बिज़नेस की जो उसने कैलकुलेशंस करी थी उसके हिसाब से उसे फ़ायदा होना था, पर वो अब फील कर रहा है कि नहीं भाई मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे कंपटीशन में मेरा प्राइस ज़्यादा आ जा रहा है, या लोग मेरे से माल नहीं खरीद रहे हैं या सर्विसेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको आईटीसी नहीं मिलता है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं फॉल करूँगा। पहले तो मैंने बताया ना जैसे कि अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले 31 मार्च तक आपको ये फॉर्म भरकर ई सर्विसेज में जाके, रजिस्ट्रेशन में जाके एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट इन कंपोजिशन स्कीम में जाना होगा। परंतु वहीं अगर आप किसी वित्त वर्ष जैसे 25-26 अभी चल रहा है, आपको लगे कि आपको ये है नहीं लेनी है स्कीम, तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आप वॉलंटरी भी कर सकते हैं, या कई बार क्या हो सकता है कि आपकी जो सेल है, टर्नओवर है, वो 1.5 करोड़ जब 75 लाख या 50 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पोर्टल पे जाके अपडेट करना होगा कि मेरी सेल ज़्यादा हो गई है, अब लिमिट से मैं इस स्कीम से बाहर आना चाहता हूँ। तो 7 दिन में जिस भी दिन आपको ये जानकारी हो जाए कि आपकी सेल बढ़ गई है, तो उसे अगले 7 दिन से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। या आप ऐसी सप्लाईज करने लग जाओ कि जो यानी कि जिसके जो आपको कंपोजिशन टैक्सेबल स्कीम से बाहर कर दे, कि आप गुड्स रेस्टोरेंट में जो ऐसा जो फूड या ड्रिंक्स के साथ अल्कोहल या कोई ऐसी वस्तु बेच रहे हो जो टैक्स में नहीं है, जैसे कि टैक्स फ्री है, तो आप वो आइटम बेचने लगे, कंपोजिशन स्कीम में आप आ ही नहीं सकते हो। या आप इंटर स्टेट सप्लाई करने लगे कि दूसरी स्टेट में आप माल बेचना लग गए हो, शुरू करने वाले हो, तो भी आपको, या आप ई कॉमर्स पोर्टल पे जाके यानी अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो, यहाँ पे जाके आप माल बेचना चाहते हो, तो आपको ये वो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। या आप मैन्युफैक्चरिंग करो, नोटिफाइड गुड्स, पान मसाला, तो इस तरह की, या कोई अन्य कारण है या आपकी कोई कंडीशन ब्रेकआउट हो गई है, तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल। आपको इसके लिए जब आप फॉर्म भरेंगे कि मैं आप बाहर आ रहा हूँ, तो कोई भी अप्रूवल ईटीओ या स्टेट टैक्स ऑफिसर से नहीं लेनी है। आप फॉर्म फिल करेंगे, वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ऑटो अप्रूव होने के बाद आपको अगले 30 दिन में जीएसटी आईटीसी 01 भरना होगा, जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि जब मैंने ये ऑप्ट आउट किया उस दिन मेरे पास कितना इनपुट गुड्स था, यानी रॉ मटेरियल इनपुट कितना था, या ऐसा कच्चा माल सेमी फिनिश गुड्स उसमें कितना इनपुट गुड लगा हुआ था, या फिनिश गुड्स कितने थे, और उन पे कितना मेरा आईटीसी अभी भी अवेलेबल है जो मैं यानी कि रेगुलर के लिए ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ भी सामान पड़ा है, आप तो पहले तो आप उस पर आईटीसी नहीं क्लेम कर पा रहे थे, अब करना चाहोगे तो उसका सारा हिसाब किताब देना पड़ता है। तो उसकी वीडियो हम अलग बना देंगे कि आईटीसी 01 कैसे फाइल किया जाता है, ठीक है जी, और CMP 04 कैसे फाइल किया जाता है, ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपना, कि आप अगर विड्रॉ करते हो तो आपने, मगर लीजिए मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में हो, तो आपको ये तीनों जितने भी स्टेट्स में आप होगे उस सभी में से आपका नाम विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि आप वॉलंटरी खुद करते हो कि मैंने पिछली डेट से करना है, यानी कि आज अगर वीडियो जिस दिन बना रहा हूँ 29 जनवरी 2026 है, तो आप कहो कि मैं 20 जनवरी से ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ, तो अगर आप वॉलंटरी कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, तो आप कर सकते हो। अदर देन वॉलंटरी है कंपोजिशन, तो प्रायर नहीं हो सकता है,
कि आप कोई और कारण है, वॉलंटरी नहीं है कि आप लिमिट क्रॉस करके हो या ऐसा है, तो फिर वो नहीं, फिर आपको फ्यूचर की डेट या करंट डेट से ही, इफेक्टिव डेट से आप हरा सकते हो। ठीक है जी। अगली बात है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसीजर। ठीक है, जो करना चाहता है इंटीमेशन करनी होगी उसे। ठीक है जी, उसे 7 दिन में फॉर्म भरना होगा CMP-04। ठीक है जी, और फिर अगले 30 दिनों में उसे ITC-01 सबमिट करना होगा कि उसके पास कितना ITC वो रेगुलर में लेके जाना वाला है। ठीक है जी, तो किस किस पे ITC मिलेगा, इनपुट स्टॉक जो है उसके पास, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन सब पे उसे ITC वो क्लेम करने के लिए बात करेगा, फॉर्म भरेगा। लिमिट एक क्रॉस हो जाती है तो उसी टाइम यानी कि उसे कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। CMP-04 और ITC-01 फॉर्म उसे भरना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे फाइल करनी होगी। आगे है रिवर्स चार्ज। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है तब भी उसे अगर रिवर्स चार्ज की कोई सप्लाई आती है जिस पे उसे GST पे करना है कि तो वह उसे उस कंपोजिशन स्कीम में होने के बावजूद भी पे करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो कंपोजिशन स्कीम में हूँ, मेरे पे RCM नहीं लगता, लगेगा जी। तो ये हो गई। अगर किसी ऑफिसर को पता लग गया कि आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ किसी प्रोविज़न की करी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में बने रहने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं या आपने वो तोड़े हैं, तो आपको CMP-05 में वो शो कोस नोटिस देगा कि क्यों ना आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम आपसे हटा ली जाए, विड्रॉ कर ली जाए आपकी। तो आपको उसका CMP-05 में शोकस नोटिस आएगा, आपको 15 दिन में उसका CMP-06 में रिवर्ट देना है कि ऐसा क्यों ना किया जाए। फिर वो ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, ETO या स्टेट टैक्स ऑफिसर CMP-07 में अपना डिसीजन देगा कि वो क्या डिसाइड कर रहा है कि आपको स्कीम में रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए। ठीक है जी। और इसी तरह से ITC-01 का फॉर्म होता है कि जब आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाते हैं। 03 तब होता है जब आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। तो अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, वो आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो SEZ में यानी कि अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर है कि कोई कंपोजिशन स्कीम में फॉल करता है, वो SEZ को सप्लाई करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। उसे रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, तभी वह SEZ में किसी में भी सप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसे सप्लाई टू SEZ कंसिडर्ड किया जाता है एज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है न्यू रजिस्ट्रेशन की। अगर पर्सन कोई लेना चाहता है कंपोजिशन में तो GST रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म उसे फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो नंबर उसकी रजिस्ट्रेशन वैसी हो जाएगी। एग्जिस्टिंग है तो आपको CMP-02 फाइल करना है साल की शुरुआत होने से पहले 31 मार्च से कि मैं रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहता हूं, तो वो हो जाएगा। तो आपकी रजिस्ट्रेशन एज ए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन टैक्स पेयर की तरह हो जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी रेगुलर, तो अब आप कंपोजिशन में आना चाहते हैं तो आपको साथ में फॉर्म भरने के बाद CMP-02 भरने के बाद ITC-03 भरना पड़ेगा कि आपके पास कितना ITC था जो कि आप वापस कर रहे हो इनपुट गुड्स पे, सेमी फिनिश गुड्स पे, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स पे, ताकि आपका वो ITC रिवर्स किया जाए। और आप बिल ऑफ सप्लाई पे आप कोई GST कलेक्ट नहीं करोगे कस्टमर से और ITC क्लेम नहीं दोगे या आप लिख दोगे उस पर। ठीक है, और आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो और आप ई-कॉमर्स पोर्टल पे जाके नहीं बेच सकते हो। तो ये कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 लगता है और रूल नंबर 5 से रूल नंबर 10 तक ऑफ CGST रूल 2017, ये सब बातें इससे संबंधित होती हैं, ये रूल्स इससे रिलेटेड होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें ज़रूर कमेंट्स में अच्छे अच्छे व्यूज़ दें या कोई अपने विचार रखें। उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।